खूंटी के डीएससी कार्यालय में बतौर दैनिक वेतन भोगी कार्यरत गंगा उरांव ने ये फिर से साबित किया है कि जोश जुनून और जज्बा हो तो लक्ष्य कोई भी हो उसको आसानी से हासिल किया जा सकता है। कामयाबी और बुलंदियां जरूर कदम चूमेंगी, ये उन्होंने साबित करके दिखाया है। 56 वर्ष इनकी उम्र है, 4 बेटियों के बाप हैं, उनके हाथ पीले कर दिए हैं और अब उन्होंने इस उम्मीद में मैट्रिक का इम्तिहान लिखा है कि अगर ये मैट्रिक पास कर जाते हैं, जो कि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, तो इनकी नौकरी जो है वो अस्थायी हो जाएगी। लेकिन इस सफ़र में उनको कितनी मुश्किलें झेलने पड़ी, इनसे सीधे बात करते हैं। गंगा जी, मैट्रिक का इम्तिहान आप जब उम्र था उस वक्त क्यों नहीं दे पाए? सबसे पहले ये हमें बताइए। पहले तो आपको बधाई हो। जी सर, आप लोग को भी बधाई हो। पहले हम लोग बहुत गरीब थे सर, मेरा माँ बाप दोनों थे। मेरा पिताजी पढ़ाना तो चाह रहे थे, लेकिन बीच में मार भी गए और हम लोग को कभी खाना, स्कूल जाते थे हुलहुंडू स्कूल, उस समय कभी कभी बासी खाना थोड़ा सा मिलता था और आगे आते थे तब वही खाना को खाते थे और भरपेट तो खाना कभी नहीं खाते थे। कितना उस समय में फी था रजिस्ट्रेशन के लिए कि आप फी नहीं दे पाए और पढ़ाई मैट्रिक का इम्तिहान नहीं दे पाए? कितना था उस वक्त रजिस्ट्रेशन फी और ये कब की बात है? ये 83-84 के समय में हम यहाँ एसएस स्कूल आए। उस समय हुलहुंडू में प्रकाश हाई स्कूल मिशन स्कूल था, वहाँ फीस लगता था। तो यहाँ एसएस स्कूल में फीस नहीं लगता था। वहीं हम साइकिल से आते थे, शायद 18 किलोमीटर की 16-17 किलोमीटर होगा। तो उस समय रांची खूंटी रोड में कहीं पर कोई कुआं नहीं था, ना तो चापाकल, ना कुछ नहीं। अकेले आते थे, डर लगता था। उस समय ओटंगा राज था, तो हम पत्थर थैला में डाल करके आना जाना करते थे और पढ़ते थे। 1 साल पढ़े, उसके बाद में थोड़ा आके बैठने से हमको थकान लग रहा है। उस समय कोई हुटार में होड़ो सीढ़ा नहीं। मैट्रिक का फॉर्म भरने के लिए कितना पैसे का जरूरत था? आपके पास पैसे नहीं था ना? हाँ, वहीं पहुंच रहे हैं। हाँ, तब वहाँ हम गए डॉक्टर दिलबर हंस विद्यालय में, वहाँ पढ़ाई किए 9वां-10वां। तो किताब उस समय गरीबी के कारण किताब तो नहीं था और संग साथी का को देख देख के पढ़ रहे थे, उसी को खूब खोपड़ी में याद कर रहे थे। तब ऐसे करते करते 10वां पढ़े। तब 10वां पढ़ने तक में मेरा पिताजी तो मर गया। तब उस समय पढ़े, उसको स्कूल में फीस देना था, लेकिन तो फीस भी नहीं दे सके डॉक्टर दिलबर हंस विद्यालय को। और जब मैट्रिक के परीक्षा, ये बोर्ड परीक्षा के लिए बोल रहा है लिखने के लिए, तो 40 रुपया रजिस्ट्रेशन फीस लग रहा है। अच्छा। तो हम लोग के पास देखो पैसा नहीं था, ना तो मुर्गी ना बकरी वैसा बेचने वाला भी नहीं थे और उस समय धान की खेती भी कुछ नहीं हो रहा था, इसलिए नहीं लिख पाए। तो हम भी सोचे चलो पढ़ लिए, कुछ हो तो जानेंगे खतिहान सब देखने के लिए, इसलिए हम खुश थे। तब से यहाँ हमको गांव वाला शिक्षा समिति का अध्यक्ष चुन लिया। तो हम स्कूल बनवाए कलामाटी में 2 ठो, एक ठो कस्तूरबा और उसी जगह एक ठो हाई स्कूल बनवाए। तब से हाई स्कूल बनवाए तो कस्तूरबा में पढ़ाई होने शुरू हुआ। तो देख रहे हैं बहुत से लोग वहाँ नौकरी के लिए आ रहे हैं, किसी का बच्चा पढ़ रहा है। हमारा तो उस समय सोच था कि हमारा इलाके के लोग बच्चियाँ लोग अनपढ़ होते थे, उन लोग पढ़े, वही केवल सोच था। लेकिन दिख रहे हैं तो सब पैसा के पीछे दौड़ रहे हैं। उस समय हम भी डीओ को सोचे कि नौकरी मांगेंगे तो शायद देगा। तो यहाँ डीओ अरविंद कुमार थे, उसको आकर बोले सर हमको नौकरी चाहिए। एकदम मिलेगा बोला, और दे दिया। तो हमको डेली बेज में दिया है कि सरकारी में उसको कुछ पता नहीं था। एक ठो मुर्गा लाकर दे दिया और हम भी खुश, सब खुश थे। तब ऐसा हुआ। तब से हम इधर यहाँ 2009 में शिक्षा विभाग में नौकरी दिया। इसके बाद 9 में अब हमको तो मैट्रिक सर्टिफिकेट सब जरूरत होगा, इसलिए अब यहाँ सोचे परीक्षा लिखेंगे तब ना, नहीं लिखेंगे तो शायद मैट्रिक का
नहीं लिखने से तो नौकरी नहीं लग सकता होगा, ऐसा सोच रहे थे। ये कितनी बार है ये जो पास किए हैं कि इसके पहले भी दिए मैट्रिक? नहीं लिखे हैं उस समय, अभी तो अब पहला बार लिखे हैं इस हाँ बार? पहला बार लिखे और पास कर गए सेकंड डिवीजन? हाँ पास कर गए। हाँ। तो अब उस समय स्कूल खोजने लगे, इस समय अच्छा, नहीं, 2020 ठीक है, वो में। समझ गए। अब ये बताइए कि अब घर वाले लोग कितने खुश हैं? आपकी घर वाले लोग बेटियां, बहुत खुश हैं। आपकी माँ भी है ना घर में? हाँ माँ भी है, वो भी खुश है, मेरा बेटी लोग भी खुश है। हाँ। मेरा बेटा बेटी लोग को पढ़ा रहे थे, भाई लोग को हाँ। कि अच्छा दर्जा से पास करो, हम जमीन बेचेंगे, हाँ। उसके लिए ऋण होंगे, हाँ। और आप लोग को हम बीए पढ़ाएंगे बोल के मेरा भाई के को सोचे, तो वो इंटर तक पढ़ा और छोड़ दिया। मेरा बच्ची के लिए हम भी आपको क्या लगता था कि मैट्रिक पास करेंगे तो अस्थायी हो जाएगा नौकरी? जी, हम मैट्रिक पास करेंगे तो हमको तो सरकार किसी भी जगह नौकरी देगा, ये तो हम अपने दिल में जानते हैं। हाँ। हाँ, हाँ। तब मेरा बच्चों को भी पढ़ा रहे थे, बच्चों को पढ़ाने में ऋणी होने के लिए हमको बहुत खुशी लग रहा था, लेकिन बच्चे लोगों को पढ़ाते पढ़ाते मैट्रिक तक उन्होंने जैसा पढ़ाया और वो लोग पढ़ने छोड़ दिया। उसी समय हमको थोड़ा मन में टेंशन और गुस्सा चढ़ा, हम ही पढ़ के दिखाएंगे और हम ही नौकरी करेंगे अब इस दुनिया में। इन लोग तो ना नौकर बने ना तो पदाधिकारी, इसलिए तो हम चुपके से किसी को बिना बताते हुए छिपे छिपे हम स्कूल खोज रहे थे परीक्षा लिखने के लिए। तो कोई कहीं पर जगह नहीं मिला। एसएस में आए तो बोलता है डेली आना होगा, कालामाटी में स्कूल में गए तो वहाँ भी पढ़ने के लिए रोज आना होगा। नहीं, हम एक दिन जैसा आएंगे, एक आध घंटा बोल रहे थे, तो वो लोग वैसा में हमको कहीं बहाली नहीं लिया। तब वैसा स्कूल खोजते खोजते यहाँ चल लागे स्कूल में, सोमा मुंडा का स्कूल, सोमा मुंडा से मिल गए। तो बोला ठीक है यहाँ आओ, लेकिन हम भी 9वीं क्लास में लेंगे। तब तो दोबारा पढ़े 9वां? जी दोबारा पढ़े। हाँ। तो समय तो नहीं है और हाँ। हमको तो शाम को पढ़ना है एक आध घंटा। हाँ। तब कस्तूरबा का बच्ची से एक ठो किताब लिए मैट्रिक का, और उसके बाद वो किताब को पढ़े। तब एक ठो क्या गार्ड की क्या बोलते हैं वो वाला किताब खरीदे यहाँ से पुस्तक भंडार से, और उसी को पढ़े। और बच्चा लोग को भी नहीं बता रहे। अच्छा ये चीज बताइए, जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो बच्चा लोग जो साथ में था वो लोग हंसता भी था आपके ऊपर? ताना वाना तो कोई नहीं मारता था? लाज लगता था हमको, किसी को नहीं बताते थे हाँ। कि हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि लिख रहे हैं। हाँ। इसको यहाँ भी किसी किताब को देखने के लिए हमको लाज लग रहा था। अभी पढ़ोगे तो क्या करोगे, ऐसा ऐसा बोलने बोल के डर डर के चुपके से हम सुबह को 4 बजे रात को उठ के पढ़ते थे। और मन को थोड़ा पढ़ाई में लाने के लिए स्कूल में सिर्फ बच्चों को देखने के लिए जाते थे। और 1-2 वर्ड सोमा मुंडा कुछ बोल देते थे और हम आ जाते थे कि ताकि दुनिया ना जाने ना देखे और चुपके चुपके पास कर जाए। तो अब आप क्या चाहते हैं कि अस्थायीकरण हो जाए आपका? जी अब तो हो जाए। बोलिए। हाँ हमारा अस्थायीकरण हो जाए, परमानेंट हो जाए, यही सोचिए। ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। गंगा उरांव साफ तौर से इनका लक्ष्य जो था कि एक अच्छा पढ़ाई करके कामयाबी तो हासिल हो ही और एक अस्थाई नौकरी भी मिले, इसके लिए इन्होंने काफी कुछ परेशानियां है उसको स्ट्रगल किया। उन्होंने उस स्ट्रगल के दौर से गुजरे। किसी को नहीं बताया कि ये मैट्रिक का इम्तिहान लिखने वाले हैं, किसी को बगैर बताए रात में सुबह में ऐसे वक्त में पढ़ते थे कि कोई इन्हें देखा ना, और सफलता खुद ही शोर मचा दे कि इन्होंने कामयाबी हासिल की है। और इन्होंने अपना कहानी सुनाया कि कैसे 40 रुपए के वजह से जिस वक्त उनको पढ़ना था उस वक्त उन्होंने पढ़ाई नहीं कर पाए, और वो स्टम्बलिंग ब्लॉक हुआ उनके लिए बहुत बड़ा फिनेंशियल क्राइसिस जो था। और अब उन्होंने ये साबित किया है कि कोई उम्र कोई ऐसा वक्त नहीं होता है कि अगर आप चाहें तो उस वक्त कुछ अगर आप हासिल करने का जज्बा है, जुनून है, जोश है, तो कोई उम्र उसमें बाधा नहीं बन सकती है। आप एकदम यकीन मानिए कि सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी, और ये उन्होंने साबित किया है। और बहुत लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत अब गंगा उरांव बन चुके हैं, खूंटी के डीएससी कार्यालय में कार्यरत हैं। लेकिन अस्थायी नौकरी पाना ये एक बड़ा एलिमेंट ऑफ मोटिवेशन उनके लाइफ में था, और उन्होंने उसको करके दिखाया। खूंटी जैसा जो स्टेट जिसको बोला जाता था कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड, वहां उन्होंने अपना परचम लहराया है। तो अब क्या आप लोग भी कुछ सरकार वगैरह से कोई बात हो तो कहेंगे कि हाँ ये मतलब जो है एलिजिबल है, एजुकेटेड है?
और अगर कुछ बेटरमेंट हो सकता है इनका तो किया जाए। देखिए, आई एग्री विथ यू कि गंगा जी का जो अचीवमेंट है वो डेफिनेटली एक बहुत गरिमामय एक चीज़ है हमारे लिए, एंड वी आर प्राउड दैट ही इज़ अ पार्ट ऑफ अस। जहाँ तक सरकार से बात करने की या कोई ऐसी पहल करने की बात है, डेफिनेटली हमें अब पता है कि वो जो एकेडमिक चैलेंज उनके पास था कुछ हद तक उन्होंने ये कवर भी कर लिया है। रिक्रूटमेंट अगर रिक्रूटमेंट का जो टॉपिक है वो मेनली नीतिगत मामला है, वो ज़िले से कंट्रोल नहीं हो पाता है। बट डेफिनेटली हमने उनको ये भी बोला है कल गंगा जी को कि वो आगे की पढ़ाई भी चालू रखें, 12th करें, ग्रेजुएशन करें, और उसमें जो भी सपोर्ट होगा अनकंडीशनली हम लोग प्रोवाइड करेंगे। जहाँ तक उनका जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड है, अगर उनको बढ़ाने के लिए वो कुछ अटेम्प्ट करते हैं तो डेफिनेटली जैसे एक चीज़ तो हमें पता है कि जो उनका ये बेसिक एक रिक्वायरमेंट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट से परमानेंट में आ जाए, तो उसके लिए अभी कोई स्पष्ट आदेश या रूल हमारे पास नहीं उपलब्ध है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली अगर वो ऐसा कुछ मांग रखते हैं तो हम लोग सरकार से या विभाग से दिशा निर्देश मांगेंगे, ताकि एक स्पष्ट हमें भी रोड मैप मिले कि ऐसा ऑप्शन है तो फिर कैसे उसके लिए आगे बढ़ सकते हैं। ठीक, थैंक यू। थैंक यू सो मच।